तो स्वागत है आपका हमारे क्लोजिंग कॉल्स पे। और आप बाजार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिल रही है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। अभी भी जो है ट्रेंड पॉजिटिव है और छोटे मोटे रिकवरीज जो है देखने मिलेंगी। और जिस तरह सारे बड़े क्यूज जो आ रहे हैं वो फैक्टर इन हो रहे हैं, तो एक कंसोलिडेशन का फेस विद अ पॉजिटिव बायस आपको देखने मिलेगा। लेकिन आज के शो में क्या एलिमेंट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो सब हम एक एक करके आपको बताएंगे। 2-5 पे बात करें तो यहाँ पे बाजार की सेटअप जो है एफएनओ मार्केट की, वो हम आपसे शेयर करने वाले हैं। और ऑन द शो में अगर हम बात करें तो उसके बाद जो है अहम जो है कॉल्स जो रहेंगे हमारे गेस्ट के, टेक्निकल पिक्स, इन सब पे भी हमारी जो है आज फोकस रहने वाली है। ये हमारे ऑन द शो के जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स रहेंगे। और थ्रू आउट द शो आप बात करें 2 से 3.5 अच्छे नए सेगमेंट्स आ रहे हैं। ऑप्शंस के चैंपियन 2:40 पे रहेगा, जहां पे हम ऑप्शंस की रणनीति पे जो है फोकस करने वाले हैं और कमाई के मौके आपके लिए लाएंगे। और उसके आगे अगर हम चलें तो 3 बजे जो है मार्केट्स एट 3 रहेगा। स्टॉक्स इन न्यूज़, वॉल्यूम बजर्स, कौन है 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स, ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स, ये सब आपके सामने लिस्ट करने वाले हैं। 3:10 पे BTST STBT रणनीति रहेगी, जहां पे हमारी बाजार पे फोकस रहेगा। और इवेंट्स टू वॉच कहेंगे, जो अगले हफ्ते की तैयारी है, अगले हफ्ते के क्या मेजर इवेंट्स हैं, क्या ट्रिगर्स हैं, वो भी हम आपके सामने लेके आएंगे ताकि आप तैयार रहें अगले हफ्ते के लिए भी। लेकिन चलिए, ये तो हमारी जो थी ऑन द शो थी, इस पे जो है बाजार बात करेंगे। लेकिन जो 4 अहम ट्रिगर्स है उस पर भी एक बार बात कर लेते हैं। निफ्टी जो है 75 अंक गिर के लगभग 25,400 लेवल्स के नीचे है। स्ट्रेंथ अभी भी बना हुआ है, 10-12 सेशन से अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। निफ्टी बैंक में भी कहानी वही है, हल्की सी जो है गिरावट देखने मिली है 225 अंक का। लेकिन जो सपोर्ट है ICICI बैंक, HDFC बैंक, यहाँ पे जो है अभी भी सपोर्ट नहीं देखने मिली है। वोडाफोन आइडिया अच्छी हिट आई है स्टॉक पे, 7 से 8% ऊपर है। AGR केस में जो है राहत संभव है, वोडाफोन आइडिया में दिखी मजबूती। और जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है उसकी डेट जो है वो आगे टल गई है, बट गवर्नमेंट का स्टैंड है कि हमारा अगर स्टेक है कंपनी में तो बेनिफिट्स भी मिलनी चाहिए। AGR ड्यूज की इशू है तो इस पर भी नजर रहेगी। अदानी ग्रुप के शेयरों में जो है तेजी आई है, 4 से 10% जो है अच्छे मोमेंटम सारे स्टॉक्स में देखने मिल रही है। जिस तरह सेबी ने क्लीन चिट दे दिए है हिंडनबर्ग मामले में, और ओवरऑल जो है बहुत लोअर लेवल से जो है अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में जो है बॉटम में जो है अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी आ रही है। निफ्टी PSU बैंकिंग इंडेक्स, सरकारी बैंकों में अच्छी उछाल है। इंडेक्स 1.5% ऊपर आज है। और पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो यह आंकड़ा जो है आपको 5% का मिल रहा। टॉप गेनर जो है दिन के ट्रेड में और दिन के और हफ्ते के ट्रेड में दोनों में ही PSU बैंक ने जो है बाजी मार ली है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स देखेंगे कि जो सपोर्ट आ रहा है PSU खेमे से, अदानी ग्रुप से आ रहा है। और बहुत सारे सेक्टर्स जो है एक छोटे से रेंज में फंसे हुए हैं। थोड़ी सी मुनाफा वसूली IT और FMCG काउंटर्स में देखने मिल रहा है। और बाजार की अगर हम बात कर ले तो बिग बजर्स की तरफ चलते हैं, जहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिस पे हम अभी बात करने वाले हैं। और अदानी ग्रुप रहेगा सबसे पहले, और जो सेबी ने क्लीन चिट दी है हिंडनबर्ग मैटर को लेके, जहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग कहे या कोई भी लॉस कहे, वो सारे चीज़ जो है खारिज कर दी है अदानी ग्रुप और रिलेटेड इंडिविजुअल्स दोनों को लेके। और आज दिन के ट्रेड में देखिए अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, पावर, टोटल गैस, सब में तेज़ी आई है। 13% तो अदानी पावर चला गया ऊपर है, ब्रोकरेज अपग्रेड भी देखने मिली। अदानी टोटल गैस 10% जो है यहाँ पे भी जो है बड़ी उछाल देखने मिले। तो अदानी ग्रुप जो है बहुत तेज़ी के साथ मूव कर रहे हो। PSU बैंक स्पेस ये जो है HNIs और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का फेवरेट हो गया है, अच्छी मोमेंटम आ रही है। और एक जो बेनिफिट आता है जब GST रेट कट देखने मिलता है, तो PSU बैंक्स में जो है NBFCs में ज़्यादा अपमूव देखने मिल रहा है। बड़े लार्ज प्राइवेट बैंक्स में अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक ओवरहैंग्स है, लेकिन लिस्ट में देखिए यूनियन बैंक, यूको बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, सब में एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है, 1 से लेकर 3% तक। आईफोन का भी आज दिन है, आईफोन के सेल्स जो है ऊपर आ रहे हैं। लेकिन एक कंपनी है रेडिंगटन इंडिया, पिछले 4 सेशन में स्टॉक 25% भाग गया है, और आज भी दिन के ट्रेड में देखें तो 5% ऊपर है। रेडिंगटन इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर है एप्पल रिलेटेड प्रोडक्ट्स को लेके, तो इस पे भी जो है अच्छी मोमेंटम आ रही है। और एक टाइप से आप रिटेल चेन जो है ये कहेंगे, जहाँ पे बेनिफिट देखने मिलता है एप्पल प्रोडक्ट्स का। अब 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स को लाते हैं स्क्रीन पे, और यहाँ पे ऑफकोर्स 2-3 स्टॉक्स में ब्रोकरेजेस के भी जो व्यूज़ आ रहे हैं। सिटी की जो है 90 डे पॉजिटिव कैटलिस्ट से, मारुति सुजुकी में भी एक अच्छी तेज़ी है, हरे निशान में भी ट्रेड कर रहा है, 52 वीक हाई पे है। GMDC यहाँ पे जो लगातार अच्छी रैली देखने मिल रही है, जिस तरह रेयर अर्थ मेटल्स को लेके गवर्नमेंट की जो पोजिशनिंग आ रही है। ऑटो स्पेस से अशोक लीलैंड है, जहाँ पे अच्छी वॉल्यूम बेस्ड मोमेंटम देखने मिल रही है, स्टॉक लगभग 2% ऊपर है।
और एक फॉरेन ब्रोकिंग अपग्रेड से लॉरस लैब से भी तेजी आई और इंटरेस्टिंगली हमने एक्सपोर्ट डेटा भी चेक किया फार्मा स्पेस से, जहां पे ओवरऑल स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है। तो ये चारों स्टॉक्स है जो अपने 52 वीक हाई लेवल्स पे। और आखिरी स्टॉक हमारे बिग बजर में रहेगा वोडाफोन आइडिया। और यहाँ पे देखें तो अच्छी अपमूव देखने मिल रही है और लार्जली जो है एनालिस्ट का मानना है कि एक स्टॉप लॉस है ₹7.70 का, वो मेंटेन लगा के चले। वॉलेटाइल काउंटर रहता है, लेकिन आज देखिए 7% ऊपर है। जिस तरह डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने हिंट दिया है कि एक सॉफ्टनिंग ऑफ स्टांस हो सकता है और वोडाफोन आइडिया को कुछ रेजोल्यूशन मिल सकता है। जो उनके AGR ड्यूज़ हैं लगभग 9,450 करोड़ रुपए के, अब वो जो है एक्सपेक्ट करें कि वो कम हो जाए और गवर्नमेंट को जो है थोड़ी रिलीफ मिले। और सुप्रीम कोर्ट ने जो हियरिंग उसको एडजॉर्न कर दिया है, आगे बढ़ा दिया। सितंबर 26 को ये डेट रखा है ताकि जो रेजोल्यूशंस हैं DOT और वोडाफोन आइडिया की वो जो है सॉल्व हो पाए। तो उसके कारण जो है ये अहम बजर्स है जिसपे आपकी जो है नज़र होनी चाहिए। लेकिन बजर्स की तो बात हो गई, स्टॉक्स की बात हो गई, लेकिन बाजार का सेटअप क्या लग रहा है, अब यहाँ से क्या चाल होगी। तो एक चीज़ याद रखिए, निफ्टी बैंक एक छोटी सी रिकवरी भी जो अटेम्प्ट करे डेज लो से, तो ये बात इंपॉर्टेंट बहुत हो जाती है। आज फ्राइडे है और बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या रोल ओवर्स लेके जाएं। हम बोलते हैं हाँ, रोल ओवर्स लेके आप जा सकते हैं। कोई मेजर ट्रिगर्स वीकेंड में नहीं देखने मिल रहा है और ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है। डोमेस्टिक क्यूज लीजिए या आप जो है ग्लोबल क्यूज लें। निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आ रही है और ये अच्छा, ये मार्केट के लिए थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए और थोड़ा सा कंसोलिडेशन ज़रूर देखने मिले। तो यहाँ पे 3 दिन के गेन के बाद जो है प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अगर नरमी की बात करें तो निफ्टी बैंक में भी 10 दिन के अच्छे गेन के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। यहाँ पे ऑफकोर्स कल्प्रेट्स दो ही है, ICICI बैंक, HDFC बैंक, जो निफ्टी बैंक को ड्रैग कर रहे हैं क्योंकि PSU बैंक्स बहुत अच्छी आउट परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और SBI की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है अच्छा मूव देखने मिल रहा है। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट अभी भी पॉजिटिव है। और अगर बात करें तो अदानी ग्रुप, PSU बैंकिंग स्पेस और फार्मा स्पेस, यहाँ पे जो है आपको अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। तो ये 3 सेक्टर्स हैं जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। कुछ सेलिंग भी आ रहा है और 3 दिन के जो है अपमूव के बाद IT सेक्टर में देख रहे हैं मुनाफा वसूली देखने मिल रही है और यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं सेलिंग आई है। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पे एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग 1:1 का, शुरुआती स्तर पे ये आंकड़ा 2:1 का था। तो थोड़ी करेक्शन ज़रूर आई है, बट ऐसा भी पैनिक होने का बात नहीं है क्योंकि अक्रॉस द 5 डेज में 4 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि ब्रॉडर इंडिसेस ने अच्छा सपोर्ट दिया है। और इस हफ्ते तो था ये जो है ब्रॉडर इंडिसेस का ही हफ्ता था और आज भी जो है ज़्यादा गिरावट नहीं आई है, 1:1 का ही रेशियो चल रहा है। तो उतना कोई स्ट्रेस की बात नहीं है। इंडिया विक्स 10 लेवल्स के पास ही है, वॉलेटिलिटी बहुत कम है और अगर आप ऑप्शन प्लेयर हैं आप, तो आपके लिए चांसेस बहुत कम है आज के लिए कोई भी साइड में जो है ट्रेड लेने का। तो वॉलेटिलिटी जब तक नहीं आएगी तो ऑप्शंस मार्केट उतना डिपेंड नहीं होगा। अभी देखिए वापस वॉलेटिलिटी 10 के नीचे आ गया है, तो कुछ खास नहीं है आपके इंट्राडे ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए और मेजर ट्रिगर्स नहीं है। तो रोल ओवर जो है लेके चल सकते हैं। मंडे से जो है एक्चुअल पिकअप आ सकता है FMCG स्पेस और इन सारे स्टॉक्स में, क्योंकि GST रेट कट्स इफेक्टिव होने वाले हैं और नवरात्रि भी शुरू होगा। तो ये मार्केट सेटअप है और निफ्टी बैंक की भी स्ट्रैटेजी मैं आपको बता देता हूँ। बाय द डिप की रणनीति रखिए। जो की सपोर्ट रेंज है वो 25,100 से लेके 25,200 तक रख सकते हैं, ये आपकी पहली स्ट्रैटेजी रहेगी। और निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी बाय द डिप स्ट्रैटेजी है। PSU बैंक्स में जो है यहाँ पे रैली अभी भी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है और बाय द डिप की जो है स्ट्रैटेजी आ रही है। ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये जो है निफ्टी बैंक को ड्रैग कर रहे हैं और इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, 50 से 60% का। तो इसीलिए जो है आपको देखने मिल रहा है कि ड्रैग आ रही है। की सपोर्ट रेंज क्या रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 55,100 टू 55,300 लेवल्स का। मैं जानबूझ के नंबर्स को जो है छोटे रेंज पे रख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा वॉलेटिलिटी जो है आज हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। जिस तरह विक्स मूव कर रहा है, ग्लोबल क्यूज मिक्स कर रहे हैं, यूरोपियन मार्केट्स हालांकि अच्छे अप मूव दिए हैं। तो ये पूरे बाजार की कारोबार है जो आपके स्क्रीन पे देखने मिल रही है कि क्या रणनीति होनी चाहिए आगे जाते हुए और निफ्टी बैंक के क्या रेंज होने चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसे बाजार में ट्रेंड के अगेंस्ट आप ना जाएं, बाय द डिप की रणनीति रखें, निफ्टी हो या निफ्टी बैंक हो। और अगर रोल ओवर्स है तो उनको आप आराम से लेके जा सकते हैं मंडे में। और लास्ट 2 फ्राइडेज ये जो है इंपॉर्टेंट सेटअप हम देख रहे हैं और ग्लोबल क्यूज भारत के फेवर में है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे तो जो है पूरी बाजार की रणनीति हम आपने बता दी है। निफ्टी की स्ट्रैटेजी भी आप देख रहे हैं, 25,000 से 100 से 200 तक है। और निफ्टी बैंक की भी बात करें तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स 55,100 टू 55,300 का है। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी है।
निफ्टी बैंक और मार्केट सेटअप के लिए, लेकिन आईटी स्पेस में गिरावट आ रही है और एक एक करके जो है हम आईटी स्पेस पे भी जो है नज़र रख रहे हैं। और मानसी जो है हमें बताने वाली कि टेक और आईटी शेयरों में आज थोड़ा दबाव क्यों देखने मिल रहा है, 3 दिन के बाद एक मुनाफा वसूली आ रही है, तो रीजंस क्या है ये सब एक एक करके मानसी बताएंगे। बताइए मानसी, क्या रीजन है आईटी स्पेस में गिरावट का? बिल्कुल। तो देखिए वैसे आईटी सेक्टर की ही अगर बात करें, सबसे पहले ग्लोबल फ्रंट पर टेक्नोलॉजी हेवी इंडेक्स नैस्डैक जो है वहाँ पर लगातार हम मजबूती देख रहे हैं। कल के सत्र में भी यूएस मार्केट में आउट परफॉर्मेंस नैस्डैक की तरफ से था और रिकॉर्ड लेवल्स पर वो क्लोज हुआ। अब आईटी जो है ये कनेक्टिंग सेक्टर है। भारतीय बाजार में भी आईटी सेक्टर में जो कुछ होता है उसका एक कनेक्शन यूएस मार्केट से भी होता है, यानी कि अगर नैस्डैक बढ़ रहा है तो इवेंचुअल इम्पैक्ट डोमेस्टिक आईटी प्लेस पर भी आना चाहिए। अब आ जाते हैं भारतीय बाजार पर। भारतीय बाजार में आईटी सेक्टर में साइडवेज मोमेंटम पिछले क्वार्टर से ही नजर आ रहा था, लेकिन एक कमबैक किया है आईटी सेक्टर ने, चाहे फिर वो लार्जर आईटी प्लेज हो या छोटी मझौली आईटी कंपनियां हो। मजबूती की चाल अब दिख रही है और इसके पीछे की कई सारी वजह हैं। टेक टाइटन्स जो हैं रैली को लीड कर रहे हैं, यानी कि लार्जर कंपनियां भी लीड कर रही है और मिड कैप जो है आकर्षक हैं। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स की माने तो उनका भी ये कहना था कि डाउनसाइड मोमेंटम जब था आईटी सेक्टर में, अगर आईटी सेक्टर में एंट्री करनी है, आईटी सेक्टर को चलना है तो शुरुआत मिड कैप आईटी से ही होगी। मैक्रो टेलविंड्स यानी कि पॉजिटिव्स की अगर मैं बात करूं, यूएस फेड की तरफ से जो रेट कट अनाउंसमेंट होते हुए दिखे, उन्होंने इमर्जिंग मार्केट जैसे कि इंडिया जैसे मार्केट के फ्लोज को एक बूस्ट अप दिया, होप्स बढ़ाई। और हम डॉलर अर्नर्स हैं, आईटी सेक्टर जो है, हम सर्विस इंडस्ट्री कहलाती है, हम प्रोडक्ट इंडस्ट्री नहीं है इंडिया। और जब हम सर्विसेज प्रदान करते हैं, हम सर्विसेज अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स को प्रदान करते हैं और हमें डॉलर्स में इनकम मिलती है। तो इस तरह के रेट कट्स जो आते हैं वो एक होप के तौर पर और पॉजिटिव के तौर पर चलते हैं। इसी के चलते हमने कल के सत्र में मजबूती देखी थी जबरदस्त डोमेस्टिक आईटी प्लेज में। सेकंड है लोअर यूएस रेट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक ग्लोबल आईटी स्पेंड के आउटलुक को इंप्रूव करते हुए दिखेंगे, तो ये भी एक इम्पैक्ट है जो आता हुआ दिखा। मेजर कैटलिस्ट की अगर मैं बात करूँ, जो ट्रिगर्स हैं जो आईटी के लिए बेहतर साबित हो रहे हैं, पहले तो फेड का स्टेटमेंट जो कि काफ़ी ईजिंग स्टेटमेंट था और रेट कटौती। दूसरा, स्टेबल कैश फ्लोज आईटी सेक्टर में। और पिछले दिनों आपको याद होगा इन्फोसिस के बायबैक की खबर आई थी, इसने भी काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस को ड्राइव किया था। तब हमने इन्फोसिस बायबैक का मैथ भी हमारे व्यूअर्स को बताया था। और इन्फोसिस के साथ साथ बाकी आईटी स्पेस के लिए भी एक इवेंचुअल इम्पैक्ट तब आता हुआ दिखा था। डील पाइपलाइंस पॉजिटिव है तमाम आईटी कंपनियों के, और मार्जिन जो है पिछले क्वार्टर में भी अगर देखेंगे चुनिंदा कंपनियों के अनुमान से बेहतर थे। और इस क्वार्टर, आने वाले क्वार्टर में जो रिजल्ट्स आएंगे, एक्सपेक्टेशंस हैं, और आपको पता होगा रिजल्ट सीजन की शुरुआत आईटी मेजर्स से ही होती है। कुछ रिस्क भी है जिसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे नॉर्थ अमेरिका में आईटी स्पेंड वीक है, एआई और क्लाउड ट्रांसमिशन जो है वो काफ़ी हद तक डिसरप्ट कर रहा है। आईटी सेक्टर के लिए ही, टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए ही एक बहुत बड़ी चैलेंज एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन चुका है। एट्रिशन रेट्स की भी बात होती है इसी के चलते, और प्राइसिंग प्रेशर जो है वो ग्रोथ को लिमिट करता है। तो ये रिस्क है, लेकिन इसके सामने पॉजिटिव्स भी कई सारे हैं। और इन्वेस्टर्स के लिए टेक यह है कि सेंटिमेंट ड्रिवन रैली दिखेगी, ब्लैंकेट बाय नहीं नजर आएगा, लेकिन धीरे धीरे रैली जरूर आती दिखेगी। और क्वालिटी नेम्स जो हैं और जहां मार्जिन एफिशिएंसी है, उन स्टॉक्स पर, अच्छी पेडिग्री वाले स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए। काफ़ी टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी है। सिलेक्टिव एक्यूमुलेशन अपने पोर्टफोलियो में आईटी स्पेस में करते रहना चाहिए। धन्यवाद मानसी, आपने जो है पूरा आईटी का स्पेस के बारे में बातचीत कर ली, गिरावट क्यों है, लेकिन क्या अहम ट्रिगर्स है आगे जाते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह रेट कट्स आ रहे हैं यूएस में और क्लाइंट बजट में क्लैरिटी आ रहा है, तो भारत के जो आईटी स्टॉक्स है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी भी जो गाइडेंसेज है वो धीरे धीरे करके बढ़ सकती है। और वैल्यूएशंस भी देखें आईटी स्टॉक्स के, तो लगभग लार्ज कैप आईटी के 5 साल के वैल्यूएशंस एवरेज या उसके नीचे ही है। लेकिन आज का सेगमेंट जो है एफटीएससी एडजस्टमेंट्स और सेंसेक्स के एडजस्टमेंट्स पे भी नज़र रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आज जो एडजस्टमेंट्स होगी आखिरी 1 घंटे में आपको इन सारे स्टॉक्स में जो आज के दिन के ट्रेड में जो है बहुत वॉलिटिलिटी दिखेगा। और ये इफेक्टिव एफसीएससी के जो सितंबर के एडजस्टमेंट्स है वो मंडे को यानी कि 22 सितंबर को देखने मिलेगा। लेकिन कौन से स्टॉक्स है, कौन से इंडेसेस में जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देखें तो हेक्सावेयर और इंडियन ओवरसीज़ बैंक्स, यहाँ पे अच्छी जो है एडिशन आने वाली है ऑल कैप और ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में, जहाँ पे 18 to 36 मिलियन डॉलर्स का इन्फ्लोज एक्सपेक्टेड है। ये सारे रिपोर्ट मोतीलाल ओसवाल से देखने मिले हैं। और ऑल वर्ल्ड के भी 4-5 जो एडिशंस है जहाँ पे अच्छी मोमेंटम आ सकती है। ये स्टॉक्स इंक्लूड करते हैं जेके सीमेंट, गॉडफ्रे फिलिप्स, एमसीएक्स, छोला, नारायण हृदय, जहाँ पे 16 से लेकर 30 मिलियन डॉलर तक जो है ओवरऑल आपको इन्फ्लोज देखने मिल सकता है। ये जो सेगमेंट्स हैं ये आपके ऑल वर्ल्ड वाले सेगमेंट्स हैं जो आपके एफसी में जो है
एडिशन होते हैं। तो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इन्फ्लोज जो है आपको यहाँ पे कहाँ से देखने मिल रहा है। एक और सेगमेंट है जो आपको कहेंगे ऑल कैप सेगमेंट, ये लार्जली स्मॉल कैप नेम्स यहाँ पे आते हैं। इन स्टॉक्स में तो और ज़्यादा आपको मोमेंटम दिखेगा क्योंकि यहाँ का जो साइज़ है इनकी फ्री फ्लोट थोड़ी कम होती है और इनफ्लो लेवल ज़्यादा है। तो स्टॉक्स जो इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए, वॉलेटिलिटी रहेगा आज, वह है फोर्स मोटर्स, गैब्रियल इंडिया, दोनों ही ऑटो एंसिलरी स्पेस से हैं, टीबो टेक, महाराष्ट्र स्कूटर्स जो कि एक होल्डिंग कंपनी है, आरती फार्मा लैब, सुंदरम फाइनेंस और इसके अलावा आज़ाद इंजीनियरिंग और पावर मैक प्रोजेक्ट, जहाँ पे आज ऑलरेडी दिन के ट्रेड में जो इन स्टॉक्स में तेज़ी भी देखने मिल रही है और ये सब जो है ऐड हो रहे हैं इंडेक्स में। इसका मतलब इन्फ्लो आएगा और अच्छी मोमेंटम पॉजिटिव साइड आपको देखने मिलेगी और ये वॉलेटिलिटी इनकाउंटर्स में जो है आज क्लोजिंग ट्रेड में देखने मिलेगा। वेट अप में स्विगी में $100 मिलियन का इन्फ्लो का एक्सपेक्टेशंस है और एशियन पेंट्स की बात करें तो यहाँ पे भी $40 मिलियन का एक्सपेक्टेशंस रहेगा नोवामा के तरफ से। और आखिर में छोटे एडजस्टमेंट्स रहेंगे आज, सेंसेक्स के क्वार्टरली एडजस्टमेंट रिव्यूज़, जहाँ पे हम बात करें तो बजाज फिनसर्व, आईटीसी और भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स में $16 to $15 मिलियन का इन्फ्लो देखने मिलेगा। तो ये पूरा सेटअप है जहाँ पे आपके वॉलेटिलिटी आज क्यों होगी उसका जवाब मैं आपको अभी दे देता हूँ। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हमारे टेक्निकल गेस्ट आने वाले हैं, अहम पिक्स रहेंगे, एक्सक्लूसिव रिसर्च रहेंगे और इम्पोर्टेंट कहानियाँ रहेंगे जहाँ पे आपके कमाई की रणनीति बने। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल पे। और देखें एक रिकवरी अटेम्प्ट जो है निफ्टी की देखने मिल रही है डेज लो से और निफ्टी बैंक में भी जो है ये जो है ट्रेंड देखने मिल रहा है। तो ऑफ कोर्स बाजार जो है थोड़ी सी शेक ऑफ कर रही है अपनी गेंस को। पिछले 3 से 4 दिन में अच्छी अपमूव भी देखने मिली है निफ्टी बैंक पे, तो ये आंकड़ा 9 से 10 दिन का है और ये हेल्दी भी है और थोड़ी सी जो है रिकवरी अटेम्प्ट जरूर आ रही है। क्लोजिंग पे जो है ऑफकोर्स हमारी जो है नज़र रहने वाली है और डेज हाई से जो अगर डेज लो से अगर हम रिकवरी की नंबर्स दिखाएं वो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि अभी बाजार रिकवरी मोड में है। डायरेक्टर साहब रिकवरी दिखाएं आप। तो चलिए ठीक है। चलिए अब राजेश पालविया एक्सिस सिक्योरिटीज़ के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून राजेश जी। बाजार की रुख बताएं, निफ्टी बैंक बाय द डिप की स्ट्रैटेजी तो अच्छी चल रही है, जो हम सुबह से ही स्टांस लेके बैठे हैं और आज देखिए रिकवरी भी हो रही है। किस तरह देख रहे हैं बाजार का सेटअप आप? गुड आफ्टरनून। सो देखिए ओवरऑल सेक्टर सेंटीमेंट देखें तो बुलिश साइड पे ही है। जरूर थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड से देखने को मिला, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो पुट बेस्ड कंसंट्रेशन के आसपास ही मार्केट ने वापस सपोर्ट लेके एक पुल बैक लोअर साइड से बनाया है। तो हमें लगता है 25,250 25,300 ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है इस माइनर डिप जो देखने को मिल रही है इस एरिया का। तो हमें लगता है जब तक हम 25,250 के ऊपर बने हुए ट्रेड लॉन्ग साइड का ही रखेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अट्रैक्टिव यहाँ पे देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ है। तो हमें लगता है यहाँ पे हायर साइड पे 25,450 ये एक हर्डल है। जब तक ये हर्डल क्रॉस नहीं होती थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। बट जैसे ही 25,450 के ब्रेकआउट होंगे तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग प्ले आउट होते हुए दिखेगी। देन 25,700 की तरफ भी मार्केट बढ़ते हुए दिख सकता है। वहीं अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी जो कि अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है, 55,400 से लेके 55,500 की रेंज में एक इसको यहाँ पे अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। जरूर हायर साइड से एक प्रॉफिट टेकिंग आई है, लेकिन हमें लगता है कि अगर ये 55,400 55,500 की रेंज के आसपास ही ट्रेड करता रहे और वापस 55,550 के ऊपर रीगेन होता है बैंक निफ्टी स्पॉट भी, तो यहाँ पे भी वापस बाइंग इंटरेस्ट लौटते हुए दिखेगा। एंड देन हमने देखा है कि पीएसयू बैंकिंग बास्केट और कुछ सिलेक्ट लार्ज के प्राइवेट बैंक्स में भी एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिखी है। तो बैंकिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी हमें लगता है कि पॉजिटिव साइड पे आते हुए देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी व्यू बुलिश है। 55,400 का स्टॉप लॉस और हायर साइड पे हमें लगता है 55,700 से लेके 55,800 तक अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे देखिए तो निफ्टी बैंक पर रणनीति राजेश की तरफ से देखने मिल रही है। लेकिन अब चलिए अब चलते हैं क्लोजिंग कॉल्स की तरफ। तो क्लोजिंग ट्रेड में जो है राजेश आपके क्या रहेंगे टेक्निकल पिक्स?
तो देखिए, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है टेलीकॉम स्पेस से, और उसमें भारतीय एयरटेल आज के स्टॉक के साथ जाना चाहेंगे। स्टॉक में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट डेली चार्ट पे आते हुए दिखा है, और पिछले 3 दिनों से अगर हम देखें तो वो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही सस्टेन होते हुए दिख रहा है। भारतीय एयरटेल में हमें लगता है ये मोमेंटम यहाँ से 1990 से लेके 2000 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1925 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है पीएसयू बैंकिंग बास्केट से, और उसमें हमें लगता है कैनरा बैंक यहाँ पे बाय किया जा सकता है। कैनरा बैंक का जो स्ट्रक्चर है वीकली चार्ट पे देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है, और जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने कैनरा बैंक के, हमें लगता है ये मोमेंटम यहाँ से 125 से 126 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो कैनरा बैंक पे बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 114 रुपए के आसपास। बिल्कुल। तो कैनरा बैंक पीएसयू बैंकिंग स्पेस आज अच्छा कर भी रहा है, और भारतीय एयरटेल यहाँ पे देखें तो अच्छी जो है खरीदारी की राय आ रही है। और देखा जाए तो भारतीय एयरटेल, इंडस स्टार, वोडाफोन आइडिया, सारे ही टेलीकॉम स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी आ रही है। डायरेक्टर साहब, इन तीनों स्टॉक्स का हॉटबोर्ड बना के एक बार फायर करें तो हमें जो है पता चलेगा कि यहाँ पे टेलीकॉम स्पेस पे इतनी अच्छी मूव क्यों आ रही है। और अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि टेलीकॉम वो एज एन इंडस्ट्री हायर आरपूस की तरफ जा रहे हैं, और जो छोटे मझोले आप जो डेटा पैक्स है वो अब मूव कर रहा है, वैल्यू से तरफ जा रहा है, वॉल्यूम अब नहीं है उतना फोकस। वोडाफोन आइडिया भी देखें, स्टॉक ऑलमोस्ट एज हाई एज 9% गया था, अभी भी 7% ऊपर है। बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की आज मीटिंग भी थी, और वोडाफोन आइडिया के जो एजीआर मामले में सरकार से नरमी के संकेत से कंपनी के शेयर में ज़ोरदार तेज़ी आई है। और यहाँ पे देखें तो डिटेल्स थोड़े से निवेदना प्रभु हमें बताने वाले हैं। निवेदना, बताएं कि वोडाफोन आइडिया में क्या डेवलपमेंट्स आज हुए हैं और फ्यूचर के लिए क्या आगे देखना चाहिए। जहां तक कि मामले की बात करें, सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वो टेलीको के एजीआर प्ली को विरोध नहीं कर रहा है और कुछ सोल्यूशन की जरूरत है। अब ये जो आर्ग्यूमेंट्स किए जा रहे थे कोर्ट में, हम बता दें कि जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता ने कई इंपॉर्टेंट रिमार्क्स भी किए, जहां तक उन्होंने बोला कि इन प्रोसीडिंग्स में कुछ फाइनलिटी होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वोडाफोन आइडिया में 49% इक्विटी भी इन्फ्यूज की है। और उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स में ये भी बताया है कि सर्कमस्टांसेस और जो फैक्ट्स है बदल गए हैं, जैसे कि वोडाफोन आइडिया पेटिशंस की तुलना में अगर वो देखें, क्योंकि ये काफ़ी लंबी टसल भी रह चुकी है, लेकिन जो सीजेआई है बीआर गवाई ने उन्होंने मौके के रूप में वो रिमार्क किया है कि इन प्रोसीडिंग्स में कहीं ना कहीं फाइनलिटी होनी भी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी आगे ये जो हियरिंग है, ये मामला है 26 सितंबर को सुनवाई करेगी। लेकिन ये पूरे मामले की अगर बात करें, वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में प्ली दायर की थी, जिसमें डॉट की एडिशनल ₹9,450 करोड़ एजीआर डिमांड को क्वॉश करने की मांग की गई थी। कंपनी ने ये भी कहना था कि फ्रेश ड्यूज कोर्ट के लिए अर्लियर रूलिंग्स ऑन एजीआर लायबिलिटी से बाहर है, और टेलीकॉम ऑपरेटर की पेटिशन डॉट की रिवाइज कैलकुलेशंस को चैलेंज करती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, जो ड्यूज है वो फाइनेंशियल ईयर 2017 तक कवर करती है, और अपडेटेड लाइसेंस फी ऑब्लिगेशंस को आइडिया सेलुलर ग्रुप और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए फाइनेंशियल ईयर 2019 तक कवर करती है। अब क्या कुछ होगा आगे की जो जब ये हियरिंग होगी वो देखना बाकी है। ये बिल्कुल यहाँ पे देखें तो बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट वोडाफोन आइडिया पे देखने मिल रहा है, और आज भी देखिए स्टॉक लगभग 7% ऊपर है। राजेश, रिटेल इंटरेस्ट के लिए बहुत बड़ा जो है स्टॉक होता है वोडाफोन आइडिया। बहुत एक स्ट्रिक्ट बेसिस पे मैं आपसे ये सवाल तो पूछूंगा, डिसिप्लिन के साथ स्टॉप लॉस भी बता दीजिए, और यहाँ से क्या लगता है, देखिए 26 तारीख तक जो है सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग टल गई है, तो हमारे पास मान के चलिए एक हफ्ता तो है, तो यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ टारगेट प्राइस क्या रहेगा अगर रिस्की मूव लेते हैं, और स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी बता दें राजेश। तो देखिए, एक होप ट्रेड तो यहाँ पे बनते हुए देखने को मिला है, और स्टॉक में ये देखें तो ये थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक में एक बाइंग इंटरेस्ट बना है, और लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी बनते हुए दिखी है। और इस महीने के अगर हम गेन देखें तो ऑलमोस्ट 30% के आसपास स्टॉक ने इस महीने में लोअर साइड से एक अच्छा मूव बनाते हुए दिखा है। मंथली चार्ट पे देखें तो एक यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन तो बने हैं। मंथली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बना है। स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पे अब स्टॉप लॉस जो आना चाहिए करीब
70 पैसे, 7 रुपए 65 पैसे के आसपास का स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन रहता है तो पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक में जो ये मूव बना है ये 9 रुपए 50 पैसे से 10 रुपए की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 7 रुपए 70 पैसे के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे और 9 रुपए 50 पैसे से 10 रुपए तक की अपसाइड बन सकती है। टारगेट प्राइस डबल डिजिट तक आ सकता है। स्टॉप लॉस जो है बार बार 3 या 4 टेक्निकल एनालिस्ट राजेश जी ने भी कहा 7.7 रहेगा, तो 7.7 ज़्यादा अपने जो है नोट में आप कर लें, क्योंकि टारगेट प्राइस वेरी कर सकता है, पर 7.7 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भारतीय एयरटेल पे तो ऑफ कोर्स एक सेफ बेट है। अगर हम इतना टेलीकॉम के बारे में बात कर ही रहे हैं तो राजेश सर एक बार इंडस स्टार की भी चार्ट चेक ले लें। अच्छी डिविडेंड वाली प्ले है, और अगर वोडाफोन आइडिया भागता है तो जो डेट रिडक्शन का एंगल है तो उसमें इंडस स्टार को भी फ़ायदा होता है। तो एक स्पाइक भी आया था लेकिन अब वापस फ्लैट आ गया है, अब ज़्यादा ऊपर नहीं है, 355 लेवल्स के ऊपर है। तो यहाँ से लगता है कि थोड़ा सा पोजिशनल या 2 या 3 दिन का ट्रेड आ सकता है इंडस स्टार में। तो शरद जी बिल्कुल, देखिए जब से न्यूज़ फ्लो का डेवलपमेंट हुआ है इंडस टावर ने भी एक अच्छा अपमूव अपनी ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से यहाँ पे बनाया है। स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, उसको सरपास करने में अभी भी कामयाब नहीं हो पाया है। हालांकि स्टॉक ने 368 तक के हाई तो अभी बनाए थे पिछले जो मूव बने थे, और पिछले 3-4 दिन से 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। हमें लग रहा है 360 से लेके 365 इसके लिए एक सप्लाई जोन है। अगर ये 365 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है तो ये स्टॉक में हमें लगता है कि फिर 380 की तरफ मूव बहुत जल्द बनते हुए दिख सकता है, क्योंकि एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से स्टॉक ने एक अच्छा पुलबैक का ट्रेड तो ऑलरेडी बनाया है। नियर टर्म चार्ट पे 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। वीकली चार्ट पे अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो एक फॉलिंग चैनल में स्टॉक ट्रेवल कर रहा था, उसको अब यहाँ पे ब्रेकआउट उस चैनल का ऑलरेडी बना चुका है स्टॉक। तो हमें लगता है कि एक पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक अटेम्प्ट करेगा 362 365 की रेंज को क्रॉस करने का, और अगर वो हो जाता है तो 380 के टारगेट यहाँ बन सकते हैं। तो एट दिस जंक्चर स्टॉप लॉस फॉलो जरूर करें, और यहाँ पे 348 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। कुल 340 का स्टॉप लॉस जो है उस पर एक बार नज़र रखते हैं। और यहाँ पे जो है हमारी जो व्यूज़ है कि टेलीकॉम स्पेस ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। फित्सी की एडजस्टमेंट के बारे में भी जो है हम दर्शकों को बता रहे थे, और यहाँ पे स्विगी पे देखें तो लगभग $100 मिलियन का इन्फ्लोज आने वाला है। स्विगी का चार्ट एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लेके आएँ। नोवामा की रिपोर्ट है जहाँ पे $100 मिलियन का जो है इन्फ्लो एक्सपेक्टेशन से वेटेज अप हो जाएगा स्विगी का। लेकिन अगर हम बात करें तो राजेश एक बार स्विगी की चार्ट चेक ले लेते हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी अच्छी अपमूव है, और आज देखें अब वो वॉलेटिलिटी स्टार्ट हो गई है। $100 मिलियन एक बड़ा आंकड़ा होता है जो इन्फ्लोज आने वाला है आज थोड़े देर में, और शायद स्टार्ट भी हो गया। डेज हाई पे है, 2% ऊपर है। ज़रा बताएं स्विगी पे जो है आप क्या राय रखते हैं? एक या 2 दिन की अपमूव देख से मिल सकते हैं? 1 महीने में तो अच्छा रिटर्न दिया है 10%, और 3 महीने में तो 21% चढ़ा है, क्या लग रहा है? तो स्लो स्टडी अगर हम देखें तो स्विगी एक अच्छी अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री को यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए देखने को मिला है। अगर हम देखें तो इसकी पीयर कंपनी इटरनल में भी एक अच्छा मूव था, और ये स्टॉक भी उसको फॉलो करते हुए देखने को मिल रहा है। स्विगी में ट्रेंड अगर देखें नियर टर्म ट्रेंड के हिसाब से तो स्टॉक एक बुलिश ट्रेजेक्ट्री में है। हायर साइड पे 460 465 इसके इमीडिएट हर्डल है। जैसे ये हर्डल क्रॉस होंगे तो स्टॉक में फिर 480 से लेके 500 की तरफ भी मूव बन सकता है। यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह है। हमें लगता है स्टॉक में जिस तरीके से एक रिवाइवल आते हुए दिख रहा है चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, हमें लगता है ग्रेजुअली स्टॉक 500 की तरफ बढ़ेगा। तो अभी एट दिस जंक्चर हम सजेस्ट करेंगे 440 के स्टॉप लॉस से पोजीशन लॉन्ग साइड की यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं स्विगी पे, तो इस पे भी हमारी नज़र रही है। और देखिए धीरे धीरे करके जब हम बात कर रहे थे तो 1.5% था, अब देखिए ऊपर उठ के 2% हो गया है। तो हमने सही समय पे आपको बता दिया कि एडजस्टमेंट के कारण आप मूव आएगा। टारगेट 500, स्टॉप लॉस 440। राजेश जी की खरीदारी की राय स्विगी में आ रही है। लेकिन एक और खेमा है जो बस कर रहा है और बाज़ार में सबसे बड़ा न्यूज़ फ्लो आज दिन के ट्रेड में दिया है, वो है अदानी ग्रुप। सेबी की क्लीन चिट से आज अदानी ग्रुप शेयरों में तेज़ी देखने को मिल रही है। वही ग्रुप को एक शेयर अदानी पावर पर मॉर्गन स्टैनली का भरोसा बढ़ा है। ब्रोकरेज को क्यों पसंद आ रहे हैं अदानी पावर के शेयर्स, सारी डिटेल्स हमें कनिष्का बताएंगे। कनिष्का, सबसे पहले बताएं अदानी ग्रुप शेयर क्यों जोश में है, और अदानी पावर पर मॉर्गन स्टैनली का भरोसा क्यों बढ़ा है?
सारे ही अडानी स्टॉक्स आज फोकस में और तेजी में है, स्पेशली अडानी पावर, क्योंकि दो बड़ी डेवलपमेंट्स है। सबसे पहले सेबी ने हिंडनबर्ग मैटर पर अपना फाइनल ऑर्डर दिया है। सेबी ने कहा है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ ना तो कोई फ्रॉड साबित हुआ है और ना ही इन्वेस्टर्स को कोई नुकसान हुआ है उसकी इंडिविजुअल एंटिटीज की वजह से भी। सो इस केस को क्लोज कर दिया गया है। याद रहे 2023 में हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी अडानी ग्रुप के फंडिंग रूट पर और एलिगेशंस लगाए थे कि एडिकॉप, माइलस्टोन ट्रेड लिंक्स और रेवार इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू फंडिंग राउट की गई थी, बट ये एलिगेशंस को डिनाई कर दिया गया है। सेबी का फाइनल ऑर्डर आ गया है आज, तो एक क्लीन चिट की वजह से भी स्टॉक फोकस में है और रैली मोड में है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से एक नोट आया है जिसमें उसने कवरेज इनिशिएट करी है ओवरवेट रेटिंग के साथ और 818 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि FY33 तक कंपनी की कैपेसिटी 2.5 गुना और एबिटा 3 गुना बढ़ सकता है। नए कोल पीपीएज और टाइमली प्रोजेक्शन से अर्निंग्स ग्रोथ भी मजबूत दिख सकती है। सो ये सेबी ऑर्डर और मॉर्गन स्टैनली की नई रिपोर्ट जिसमें उसने ओवरवेट रेटिंग और 818 रुपए का टारगेट दिया है, इसी के चलते आज अडानी पावर के शेयर्स रैली मोड में है। बिल्कुल राजेश सर, आपसे एक और सवाल लूँगा। अदानी ग्रुप से बहुत सारे स्टॉक्स में अप मूव आई है लोअर लेवल से। अदानी टोटल गैस पे तो बहुत बड़ा जो है आप कहेंगे सेलिंग देखने मिला था 2 साल में, और अब जो है बड़ा मूव आया है। अगर पिक करना होता तो 2 स्टॉक्स बताएं जो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे आप पिक करें, पोजिशनल प्ले देखने मिल सकता है यहाँ से भी। तो शरद जी, मुझे यहाँ पे अडानी पावर काफ़ी पसंद आ रहा है। इसका स्ट्रक्चर काफ़ी अट्रैक्टिव बना हुआ है। जिस तरीके से यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये अडानी पावर यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड 800-820 तक की अपसाइड भी कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। ये स्टॉक पे बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 690 के आसपास। वहीं अगर मैं दूसरे स्टॉक को यहाँ पे फोकस में रखूं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो एक स्टेबल स्ट्रक्चर जिसका है, काफ़ी स्टेबल है और एक वॉलेटिलिटी में भी काफ़ी स्टेबल प्राइस बिहेवियर रहता है, वो है अडानी पोर्ट का। अडानी पोर्ट का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे तो बुलिश ट्रेजेक्टरी में, लेकिन नियर टर्म स्ट्रक्चर में देखें तो एक अच्छी रिकवरी आज बनी है और हमें लगता है कि ये अपने एक सप्लाई जोन को निगोशिएट करते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि है करीब 1450-1460 के जोन में। तो ये 1460 का अगर ब्रेकआउट करने में कामयाब होता है अडानी पोर्ट, तो फिर इसके नेक्स्ट टारगेट 1530-1540 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो अडानी पोर्ट पे भी फोकस रखा जा सकता है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1410। तो अदानी पोर्ट्स पे भी जो है राय राजेश सर की देखने मिल रहे हैं। तो अदानी के जो पिक्स है वो हम अब डिस्कस कर लिए हैं। चलिए एक बार तेजस शाह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून तेजस, बताएं आपके टेक्निकल पिक्स आज क्या रहेंगे? गुड आफ्टरनून आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो आज की जो मेरी पहली जो पिक है वो बैंकिंग क्षेत्र से है। बैंकिंग एज अ सेक्टर हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है और पिछले काफ़ी दिनों से हमने पीएसयू बैंक्स में एक अच्छी खासी ट्रैक्शन देखी है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा पहला ट्रेडिंग पिक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमने बुधवार के सत्र में एक बड़ा ब्रेकआउट देखा था आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन ऑफ 2 to 3 months और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट हुआ था। और आज के सत्र में भी देखेंगे तो स्टॉक ने एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है ऑन अ डेली चार्ट। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करा है, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए। इसमें स्टॉप लॉस लगाना 844 का, इसका पहला लक्ष्य रहेगा 880 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 895 का। और जो दूसरा जो पिक है वो भी बैंकिंग क्षेत्र से है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये स्टॉक ने भी एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद स्ट्रेंथ दिखाई थी रिसेंटली और एक स्विंग हाई बना के स्टॉक एक अभी करेक्शन मोड में चल रहा है। बट जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जिसे 20 दिन और 50 दिन उसके करीबन सपोर्ट लेके रिवर्सल दिखा रहा है पिछले 2-3 दिनों से। रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है एट द करंट जंक्चर। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है बिलो 69 का, पहला लक्ष्य रहेगा 75 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 78 का। तेजस के तरफ से 2 बैंकिंग पिक्स आ रहे हैं, एसबीआई और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। थोड़ी देर पहले राजेश सर से भी बात हुआ तो कैनरा बैंक पे इनका बुलिश नजरिया था। तो बैंकिंग स्पेस तो फेवरेट है ही,
टेक्निकल एनालिस्ट के लिए। लेकिन बैंकिंग के अलावा एनबीएफसी स्पेस में भी जो है अप मूव देखने मिला। थोड़े दिन पहले हमने बजाज फाइनेंस में देखा और अब जो है धीरे धीरे करके जो है बाकी सारे क्षेत्र में भी जो है हम देख रहे हैं अच्छी मोमेंटम और स्पर्ट्स देखने मिल रही है। पूना वाला फिनकॉर्प कभी मूव कर रहा है तो कभी आप कह सकते हैं केपरी ग्लोबल जैसे स्टॉक्स में मूवमेंट आ रही है। देवर्ष जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं एचडीएफसी सिक्योरिटी से। गुड आफ्टरनून देवर्ष सर, ज़रा बताएं एनबीएफसी स्पेस में आपको क्या अट्रैक्टिव लग रहा है, कौन से क्लास ऑफ एनबीएफसीज में अच्छी मोमेंटम जो है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा दिख रहा है, और ऑफ कोर्स याद रखिए जीएसटी रेट कट, इंटरेस्ट रेट की ट्रांसमिशन, ये सब फैक्टर्स भी जो है पॉजिटिव ही दर्शा रहे हैं। जिस तरह अप मूव देखने वाले हैं अक्टूबर के महीने में तो दिख भी जाएंगे। ज़रा बताएं देवर्ष सर एनबीएफसीज आपको कैसा लग रहा है और उसमें भी कौन से सेक्टर्स अच्छे हैं और स्टॉक्स जहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रह सकता है। एनबीएफसी जैसे आपने बताया काफी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। एक सेगमेंट जहां पे एनबीएफसी में अभी भी इन्वेस्ट करके हमें लग रहा है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी वो है हाउसिंग फाइनेंस। वहां पे कैनफिन होम है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है। वो वैसी कंपनियों में अभी भी हमें लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी फेवरेबल है। इंटरेस्ट रेट जैसे आपको पता है, हमें पता है कि दे आर ट्रेंडेड डाउन और रियल एस्टेट की प्राइसेस काफी टाइम से अभी इतना ज्यादा नहीं बढ़े हैं। तो जो अफोर्डेबिलिटी है वो मुझे लगता है कि अफोर्डेबिलिटी रेशियोज इंप्रूव हो रहे हैं और जो डिमांड है वो धीरे धीरे रिवाइव हो रही है। तो अगर किसी को 6 महीने से 9 महीने के पर्सपेक्टिव से अगर इन्वेस्ट करना है तो कैनफिन होम, एलआईसी होम, हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनी अभी इन्वेस्टमेंट के जरिए से अट्रैक्टिव लग रही है। बिल्कुल, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे नज़र रखिए जहाँ पे खास करके कैनफिन होम्स और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो है दिवेश सर को जो है पसंद आ रहा है, तो उस पे भी जो है नज़र रहने वाली है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और दूसरा वाला है कैनफिन होम्स, इन दोनों पे जो है डायरेक्टर साहब ठप्पा लगाए फेवरेट स्टॉक का। देखिए यहाँ पे थोड़ी अपमूव भी आ रही है डेज लो से कैनफिन होम्स का, बढ़िया है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार जो है हमारा सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। और ऑप्शंस के चैंपियन एक अहम सेगमेंट है जहाँ पे हम आपको ऑप्शंस के जरिए कमाई के मौके लेके आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल पे। और ऑफ कोर्स बाजार में देखें तो एक टाइप से छोटी सी रेंज में फंसी हुई है। निफ्टी एक रिकवरी अटेम्प्ट जरूर कर रही थी डेज लो से, लेकिन अभी भी जो है ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने मिला, लेकिन एक छोटे से रेंज में है, बायसनेस देखने मिल रहा है। टेलीकॉम स्टॉक्स में एक अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है और देख रहे हैं कि भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉक्स में अच्छी मोमेंटम है। पीएसयू बैंक्स में तेज़ी देखने मिल रही है और नेट एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी इवन स्टीवंस है, यानी कि 1:1 के रेशियो में है। आज दिन अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स का है जहां पे हमें अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। अब बाजार की अगर हम चाल देखें तो ज़्यादा मोमेंटम नहीं देखने मिल रहा है, बट थोड़ी सी मुनाफा वसूली जो है आपको आईटी स्पेस में देखने मिल रही है। आईटी स्पेस में थोड़ी देर पहले जो है मानसी बता भी रही थी कि स्टॉक्स में गिरावट और मुनाफा वसूली क्यों दिखने मिल रहा है। और आज अगर आईटी स्पेस की बात करें तो आईटी प्लेयर्स में जो है मिड कैप आईटी स्टॉक्स में थोड़ी सी सेलिंग और भी बढ़ी है। स्क्रीन पे एक बार लेके आते हैं इन्फोसिस और टीसीएस जैसे दिग्गज कंपनीज वैल्यू जोन में तो आ गए हैं, बट यहाँ से क्या लगता है कि थोड़ी और डिप में फिर से बाई करनी चाहिए। इन्फोसिस देखे डेज लो के आसपास ही 1% गिरा हुआ है। टीसीएस की भी बात करें तो कुछ खास अप मूव नहीं देखने मिला है। राजेश जी एक बार लार्ज कैप आईटी स्पेस पे आपकी नज़र चाहिए कि यहाँ पे कोई वैल्यू हंटिंग करना चाहिए बाई के लिए कि कंसोलिडेशन पेस में वापस चला जाएगा, क्योंकि कुछ बड़े ट्रिगर तो है नहीं। एसेंचर के अर्निंग्स अगले हफ्ते आएंगे और अर्निंग्स 2 हफ्ते बाद आएंगे। आई थिंक अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक जो अपमूव बनना था न्यूज़ फ्लो के चलते वो ऑलरेडी हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में बनते हुए दिख चुका है ऑलरेडी। तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड पे आते हुए दिख रही है, तो थोड़ा हमें लगता है कंसोलिडेशन यहाँ कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो अभी थोड़ा लार्ज कैप आईटी में तो एटलीस्ट अवॉइड करेंगे, बट मिड कैप आईटी में हमें लगता है कि अपॉर्चुनिटी जरूर बन सकती, तो मिड कैप आईटी को थोड़ा फोकस में रखा जा सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टॉक लाइक एम्फेसिस, कोफोर्ज, ये दोनों स्टॉक हमारे रडार पे हैं और ये दोनों के स्ट्रक्चर भी हमें पसंद आ रहे हैं। और यहाँ पे लगता है कि जैसे ही एक कंसोलिडेशन ओवर होगा तो मिड कैप आईटी में एक मोमेंटम बन सकता है। कोफोर्ज में जब तक ये स्टॉक 1760 के ऊपर सस्टेन है,
माइनर डिप को बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा यूज करना चाहिए। स्टॉप लॉस 1760 और ऑन द हायर साइड जैसे ही ब्रेकआउट होंगे करीब 1820-30 की रेंज के, तो फिर ये स्टॉक में 1880-90 तक की अपसाइड बनते हुए दिख सकती है। राइट, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं हम चाल को। और तेजस, आपके पास मैं आना चाहूंगी क्योंकि पीएसयू बैंक इसका एक रनअप जो है, हमने इसका मोमेंटम काफ़ी बरकरार रखा है। तमाम पीएसयू काउंटर्स भी आपके स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे, जहां पर जानना ज़रूरी होगा कि अब आने वाली चाल में हमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए या हमें यहाँ पर खरीदारी करने का कोई फिलहाल वैल्यूएशन वाइज रीजनेबल काउंटर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तेजस, इस रनअप के पीछे कौन कौन से ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर वैल्यूएशन वाइज आपको लगता है कि मामला रीजनेबल है और इनिशिएट कुछ किया जा सकता है, और अगर कहीं से आपको लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग करने का भी सिनेरियो बनता है तो आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? देखिए, अगर पीएसयू बैंक्स की हम बात करें तो मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ी स्टीम बाकी है पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में। तो किसी को अगर फ्रेश पोजीशन नहीं लेनी है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। अगर फ्रेश पोजीशन लेनी है तो यूनियन बैंक एक अच्छा कैंडिडेट है। ये स्टॉक ने एक आज ब्रेकआउट दिया है, तो ये स्टॉक में आप खरीदारी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 134। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये स्टॉक 145 से लेके 149 तक के भी लक्ष्य दिखा सकता है। दूसरा जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है फ्रॉम पीएसयू बैंकिंग स्पेस इज बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक ने भी एक अच्छी खासी ब्रेकआउट दी है ऑन अ डेली चार्ट और एक फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन भी हुआ है जो बुलिश पैटर्न है। और आज ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी गिरावट आई है, बट मुझे लग रहा है ये गिरावट में स्टॉक को अक्यूमुलेट कर सकते हैं विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 115। मुझे लग रहा है एक महीने के टाइम होराइजन से ये स्टॉक आने वाले दिनों में 130 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रखिए इन बैंक ऑफ इंडिया विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 115 और टारगेट रहेगा 130। पैक में आपकी ये रिकमेंडेशन है। देवर्ष, एक पर्टिकुलर स्टॉक जहां पर आईफोन की बिक्री का बहुत फायदा होता हुआ देखा है, रेडिंगटन की मैं बात कर रही हूं, और आज मेरे ख्याल से पूरे ट्रेड में अपने उच्चतम स्तर पर भी पहुंचता हुआ हमने देखा है। 314 के आसपास हमने एक हाई लगता हुआ देखा। अभी भी एक फ्लैश करेंगे इसका प्राइस, करंट प्राइस भी हम चेक कर लेते हैं। लेकिन देखिए, रेडिंगटन में जो हमने ऑलमोस्ट 9% से ज़्यादा की तेज़ी देखी है इस काउंटर में, क्लियरली एक फ़ायदा जो कि आईफोन सेल से पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये मुझे बताइएगा अब कितनी और तेज़ी इसमें बची हुई है, या आपको लगता है कि ये एक वन ऑफ द स्पाइक है? अभी भी हम देख रहे हैं, देखिए 6% के आसपास जो है वो तेज़ी पे कारोबार कर ही रहा है, 314 से थोड़ा सा नीचे आते हुए, लेकिन 305 के लेवल पे भी दिखा रहा है। बढ़िया मोमेंटम और बढ़िया तेज़ी का एक चार्ट स्ट्रक्चर, क्या कहेंगे आप देवर्ष? हाँ, मैं स्टॉक्स को थोड़ा लॉन्ग टर्म तरीके से देखता हूँ, नजरिए से देखता हूँ। तो शॉर्ट टर्म में शायद मोमेंटम है, ये स्टॉक हमारे कवरेज में नहीं है, इसलिए मैं कोई टारगेट पे कमेंट नहीं कर सकता। जरूर से एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी ऐसे अर्बन कंजम्पशन के प्ले हैं शॉर्ट टर्म में, हमने जो देखा है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसमें इनकम टैक्स में पहले हमें छूट मिली थी, जीएसटी में अभी छूट मिली है, इस बार मॉनसून अच्छा है, और हमें लगता है कि जो भी ये कंजम्पशन के प्लेस पहले अर्निंग्स में ग्रोथ नहीं दिखा रहे थे, अभी अर्निंग्स ग्रोथ दिखाएंगे। और आज ही हमने ये, जैसे आपने देखा, जो पूरे साल का जो उनका आईफोन का सेल्स था उतना तो ये इनिशियल डेज में ही हो जाएगा, ऐसे अनुमान है। तो ये क्लियरली दर्शाता है कि इस बार जो भी कंजम्पशन के प्लेस है वहां पे आगे जाके अर्निंग्स में हमें काफी अच्छी बढ़त दिखेगी। तो ये एक ऐसी कंपनी है, और ऐसी भी जो कंपनियां जो आपके रडार में है जहाँ पे अगर पहले कंजम्पशन में बूम नहीं था और उसके पीछे स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आगे जाके अच्छा कर सकते हैं। तो ये सेक्टर पे हमें रडार पे रखना चाहिए, उसके ध्यान रखना चाहिए। और देखिए तस्वीरें भी, शरद, देखिए तस्वीरों से ही पता चलता है कि कितनी बेसब्री से इंतजार हो रहा था, और कुछ जगहों पे तो हमने देखा कि मारपीट भी हो गई। इतनी भीड़ थी कि लोगों को वहां पर खड़े रहने में दिक्कत हो रही थी। आपने भी ऑर्डर कर लिया, मैंने सुना?
नहीं, मेरे ऑर्डर तो गए नहीं, थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। और मेरा फ़ोन आईफोन 12 है, मैंने 5 या 7 साल हो गए मेरे हाँ, फ़ोन के भी, जी। और ऑलमोस्ट टूट चुका है। ओके। तो ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ अच्छे ऑफर्स भी आईफोन 16 उसी का के, इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, बिग बिलियन exactly, डे और ये हाँ, सब आ रहे हैं। आएंगे तो और सस्ते में मिल जाएगा। सकता है। चलिए, बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार क्लोजिंग की तैयारी करा ही रहे हैं, एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं, झटपट लौटते हैं। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल पे। और देखिए, एक छोटी सी रिकवरी जो है वापस निफ्टी स्टार्ट कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि डेज लो से जो है थोड़ी सी रिकवरी और आ रही है, बट उतना स्ट्रेंथ भी नहीं है। और हालांकि देखा जाए तो वही 4-5 सेक्टर्स है जो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे, जहां पे आपको मोमेंटम थोड़ी देखने मिल रही है, और बाज़ार एक टाइप से कह सकते हैं कि सुस्त हो गया है। कुछ मेजर ट्रिगर्स भी नहीं ओवर द वीकेंड, तो कुछ रोल ओवर्स भी आप जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो फार्मा में चुनिंदा शेयर में जो थोड़ी बाइंग आ रही है, और देखा जाए तो टोरेंट फार्मा देखिए लगभग 2% ऊपर है और अच्छी मोमेंटम आई है। डिविस लैब्स में भी जो है हम कहेंगे कि थोड़ी सी फॉरेन ब्रोकिंग हाउस की पोजीशंस देख रहे बढ़ते जा रही है। एक बार राजेश जी, टोरेंट फार्मा पे आपकी राय लेना चाहूँगा। स्टॉक में अच्छी मोमेंटम आई है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लग रहे हैं यहाँ पे? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फार्मा का अभी भी जो है हम कहेंगे कि थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में ही लग रहा है, और आज डेज हाई पे टोरेंट फार्मा भी है, 3630 पे जो है मूव कर रहे हैं। तो ज़रा बताएं क्या लेवल्स पे पोजीशंस लेने चाहिए टोरेंट फार्मा पे अगर लेना है तो? सो आई थिंक देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका बुलिश ही है, और स्टॉक में अगर हम देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी पिछले 3-4 सेशन में बनते हुए दिखी, और अब इस रिकवरी में स्टॉक वापस 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हालांकि अगर टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन, या अगर हम बोले तो फ्लैग सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, वो करीब बना हुआ है यहाँ पे 3680 के जोन में। आई थिंक अगर ये लेवल का ब्रेकआउट करने में अगर ये स्टॉक कामयाब होता है तो फिर एक इसमें अच्छी तेजी हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकती है, एंड देन टारगेट फिर 3750 3800 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं। लुकिंग एट द पैटर्न, आई थिंक बने रहना चाहिए स्टॉक में। करेक्शन ओवर होते हुए दिख रहा है, और एक रिकवरी के साइन यहाँ बने हैं। 3580 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करने की सलाह है, और अपसाइड में 3680 के आसपास के अगर ब्रेकआउट बनते हैं तो फिर इसमें 3800 तक के अपसाइड भी अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है। पे जो गिरावट आ रही है, डायरेक्टर साहब एक बार पेटीएम को लेके आए स्क्रीन पे, जो है बड़ी गिरावट आई है, 5% का गिरावट जो है ऑल ऑफ अ सडन देखने मिला है। डाउनवर्ड स्पाइक आ रहा है। इस पे कोई न्यूज़ फ्लो तो अभी आया नहीं है, लेकिन देख रहे कि अच्छी जो है गिरावट देखने मिल रही है। तेजस, एक बार पेटीएम की चार्ट चेक ले ले, सिग्निफिकेंट फॉल आ गया है, थोड़ा देर पहले 5% डाउन है पेटीएम। डायरेक्टर साहब, पेटीएम फायर करें। देखिए, पेटीएम में एक अच्छी खासी गिरावट आई है अभी आफ्टर 5 to 6 डेज ऑफ कंसोलिडेशन, बट अगर इसका पोजिशनल थोड़ा व्यू लेंगे तो 1145 से लेके 1150 के बीच में काफी अच्छा सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट लेवल होल्ड करता है, मुझे कोई यहाँ से कोई मेजर पैनिक नहीं लग रहा है। यहाँ से 1-2% की गिरावट आ सकती है, बट द स्टॉक शुड रिकवर फ्रॉम 1145 टू 1150 लेवल्स। वो एक मेक और ब्रेक सपोर्ट जोन है। जब तक उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ओवरऑल जो टेक्निकली स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। सो मेरे हिसाब से किसी के पास पोजीशन है तो दे कैन होल्ड विद स्टॉप लॉस बिलो 1145। 1145 का स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन अगर बाय द डिप की रणनीति लेते हैं तो कौन से टारगेट प्राइस रहेंगे, स्टॉप लॉस रहेंगे तेजस? देखिए, बाइंग रिकमेंडेशन है नहीं अभी, बट किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं 1145 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 1230 1235 एक इमीडिएट हर्डल है, और वो लेवल अगर सरपास होता है तो 1268 दूसरा हर्डल रहेगा। बिल्कुल। तो इस पे जो है 1140 और 1260 इस पे जो है होल्ड की राय आ रही है, तो इम्पोर्टेंट लेवल्स पे नज़र रखें। लेकिन ये गिरावट आई है और बड़े ब्लॉक्स लग रहे हैं यहाँ पे आए हैं, तो देखना पड़ेगा कि डिलीवरी डेटा क्या कहते हैं, और अगर कोई बड़े सेलर्स हैं तो देखना पड़ेगा बायर्स की अब्जॉर्प्शन आई है कि नहीं। लेकिन यहाँ टेक्निकली चार्ट्स तो अभी भी कह रहा है कि स्टॉक 4.5% गिरा हुआ है। तेजस की राय है पेटीएम की 1140 लेवल्स पे जो है स्टॉप लॉस बना के चलें, और फित्सी रीबैलेंसिंग अब स्टार्ट हो गया है।
और डायरेक्टर साहब फित्सी के जो ग्राफिक्स है उसको एक बार फिर से प्ले करते हैं, क्योंकि आखिरी आधे घंटे में सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने मिलती है। और यहाँ पे देखते हैं सारे जो फित्सी वाले स्टॉक्स है, जैसे कि छोलामंडलम हुआ फाइनेंस का, या इंडियन ओवरसीज़ बैंक हुआ, MCX हुआ, इन सारे स्टॉक्स को लेके आए। जो हमारे पास ग्राफिक्स ऑलरेडी बना हुआ है उसको काइंडली फायर करें फित्सी के, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अगले जो इस आधे घंटे में जो है सारे मूवमेंट्स देखने मिल रहे थे। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये जो स्टॉक्स है जो अब वॉलेटाइल है, सब में इन्फ्लोज आने वाले हैं, क्योंकि ये एडिशन हो रहे हैं फित्सी के ओवरऑल इंडिसेस में। तो चलिए इस पे जो है राय जो है ज़रूर हम बना के चलेंगे। और राइट, चलिए अब इंतज़ार तो क्लोजिंग का है और देखना होगा कि ये हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन किन लेवल्स पर बंद होता है, जबकि पूरा हफ्ता लगभग हमने अच्छे सेंटिमेंट के साथ बीतता हुआ देखा। थोड़ा सा ऑटो क्षेत्र पर फोकस करते हैं और ऐसे में एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर जो कि दर्शकों को बतानी होगी, आप भी शायद नोट डाउन करना चाहें शरद। फ्लिपकार्ट पर अब आप जो है रॉयल एनफील्ड की बाइक खरीद सकते हैं 350 सीसी। जी हाँ, 350 सीसी मैंने वेबसाइट से ही, हाँ यही खबर है, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन ही बेचती है। तो ये बेसिकली करार जो है वो रॉयल एनफील्ड फ्लिपकार्ट के बीच में सामने होता हुआ दिखाई दे रहा है। 22 सितंबर से ये बिक्री शुरू हो जाएगी। बंगलुरु, गुरुग्राम, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई से जो है आप फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस के जरिए रॉयल एनफील्ड की बाइक्स खरीद पाएंगे। बुलेट 350 हुआ, क्लासिक 350, हंटर 350, गोइंग क्लासिक और मिटियोर भी जो नई लॉन्च हुई है वो भी जो है आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन। आपको कौन सी पसंद थी इस बीच में से, इन सब में से? मिटियोर थोड़ा अच्छा लगता है, वही नई वाली ना। मेरे कजन्स के पास एक वैरायटी ज़रूर है, बिल्कुल, तो मैं पीछे बैठ के मूव करता हूँ उसमें लेकिन हाँ अच्छा, तो इंटरेस्ट ज़रूर लग रहा है इसमें। तो यहाँ पर गोविंद राजन जी जो CEO हैं वो भी ये कह रहे हैं कि डिजिटल फर्स्ट कस्टमर्स को जो है कन्वीनियंट प्रोवाइड करने के लिए ये एक एंगल एक्सप्लोर किया जा रहा है। आयशर मोटर का स्टॉक भी हमने सामने रखा हुआ है और लगातार हम देख रहे हैं ऑटो एंसिलरीज में एक GST टैक्स स्लैब चेंजेस का इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और शायद अब ये गति भी लेगा, उम्मीद तो यही की जा रही है। राजेश क्या कहेंगे? सबसे पहले अपने पसंद की बाइक बताइए अगर कोई खरीदनी हो इस पूरे पैक में से जो ऑफर की जा रही है फ्लिपकार्ट पर रॉयल एनफील्ड की तरफ से। तो देखिए, खरीदना तो नहीं है, लेकिन हाँ ओकेशनली जरूर ड्राइव करते हैं और वो एक जरूर यहाँ पे प्लेजर रहता है ड्राइव करने का। आयशर मोटर को अगर हम देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो काफी बुलिश है और स्टॉक में जिस तरीके का आउट परफॉर्मेंस बना है हमें लगता है कि ये कंटिन्यूटी फर्दर रहेगी। ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे ही स्टॉक ट्रेड करते हुए देखने को मिला और एक नियर टर्म चार्ट पे एनालाइज करें तो एक फ्लैग सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी ऑलरेडी यहाँ पे आते हुए दिखा है। हमें लगता है ये स्टॉक में जो नेक्स्ट रैली बन सकती है और उसके जो टारगेट बन सकते हैं वो करीब 7,250 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की ही सलाह रहेगी और डाउनसाइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 6900 के आसपास। स्टॉक एक अच्छी बुलिश ट्रेजेक्टरी में और ओवरऑल देखें तो पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही जब से GST का रेट रैशनलाइजेशन का अनाउंसमेंट हुआ है, जब से हमने देखा है कि पूरे सेगमेंट में ही एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है और काफी अच्छे डिस्काउंट्स या बोले एक प्राइस कट भी कंपनीज ने ऑफर किए हैं। तो हमें लगता है कि एक बायर्स का रुझान वापस बढ़ा है और जिन्हें ऑटोमोबाइल मतलब जिन्हें 2 व्हीलर या 4 व्हीलर परचेज करनी थी, जो पेंडिंग लिस्ट में थे, वो जरूर हमें लगता है कि एक अच्छा बूस्टअप यहाँ पे बनते हुए दिखेगा ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो अगले क्वार्टर पे काफी नजर रहेगी और हमें लगता है कि नंबर्स भी काफी अच्छे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने चाहिए ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अगले क्वार्टर के। तो आयशर मोटर पे व्यू बुलिश है, बने रहना चाहिए 7,250 तक की अपसाइड के लिए। चलिए 7,250 के अपसाइड के लिए आपको यहाँ पर रुके रहने की सलाह भी दी जा रही है। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार ऑब्वियसली क्लोजिंग पर हमारी नज़र है, लेकिन कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है और अगले हफ्ते की रणनीति भी आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल और वक्त हो गया है BTST ट्रेड्स लेने का हमारे एक्सपर्ट से। तो राजेश आपके पास ही आऊंगी, सबसे पहले बताइए क्या रिकमेंडेशन है आपके? राजेश आप शायद म्यूट पर हैं।
सॉरी। सो कविता जी, ऊनो मिंडा यहाँ पे पसंद आ रहा है और हमें लगता है जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 1360 से लेकर 1370 की तरफ बन सकते हैं। तो यहाँ पे बीटीएसटी करने की सलाह है और डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना है वो होगा करीब 1300 के आसपास। वहीं अगर हम देखें तो हमें लगता है कि यहाँ पे बैंकिंग बास्केट को भी फोकस में रखना चाहिए और कैनरा बैंक हमने शो की शुरुआत में रिकमेंड किया था और वही स्टॉक को हम बीटीएसटी के दौर पे भी सजेस्ट करेंगे और हमें लगता है कि ये स्टॉक में अगले सत्र में हमें लगता है 120 से 25 तक की अपसाइड बनते हुए दिख सकती है। तो 125 के टारगेट के लिए कैनरा बैंक पे भी बाय किया जा सकता है और ऑन द डाउन साइड 114 का स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पर ऊनो मिंडा और कैनरा बैंक जो है आपने बीटीएसटी ट्रेड्स के लिहाज से आज रेकमेंड किया है। और देवर्ष आपके पास भी आएंगे, लेकिन एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और फिर जल्द लौटते हैं और देवर्ष से ही बात करेंगे अगले हफ्ते की रणनीति के लिए। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल पे। बाजार में जो है थोड़ी सी गिरावट आ रही है, रिकवरी के अटेम्प्ट निफ्टी की आ रही है, लेकिन देखिए एफएमसीजी स्पेस में ज़्यादा गिरावट आ रही है। यहाँ पे अगर एफएमसीजी स्टॉक्स की बात करें तो कोलगेट, पामोलिव, नेस्ले, एचयूएल, इवन आईटीसी और ब्रिटानिया जो है ड्रैग कर रहे हैं एफएमसीजी इंडेक्स को। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी रिवर्सल आया है और ऑटो सेगमेंट में भी जो है थोड़ी सी सेलिंग आ रही है। एमएनएम, टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स हैं जहाँ पे सेलिंग दिख रहा है। आईटी यहाँ पे रिवर्सल देखने मिली है। मिड कैप आईटी स्टॉक्स की बात करें तो कोफोर्ज, एचसीएल, ओएफएस, परसिस्टेंस, एलटीआई, मैंट्री जो है लाल निशान में आ गए। टाटा मोटर्स भी देखें तो डेज लो पे है। तो ऑफकोर्स कुछ काउंटर्स में जो है चर्न देखने मिल रहे हैं। तो आईटी, ऑटो, एफएमसीजी पैक में जो है थोड़ी सी सेलिंग आ रही है। देवर्ष, ये जनरली कंजम्पशन वाले खेमे पे भी जो है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और आईटी की बात करें तो 3 दिन की रैली के बाद भी जो है सेलिंग आ रहा है। किस तरह देख रहे हैं आपको कंजम्पशन स्पेस? अभी जो है जीएसटी की रेट कट की जो बेनिफिट्स 22 तारीख से आने लगेंगी, तो कैसे लग रहा है कि यहाँ से लगता है कि 2-3 महीने में जो एक अच्छी अप मूव कंजम्पशन स्पेस में देखने मिल सकती है और ये बस एक छोटा सा ट्रेड मूव है सेलिंग का। तो कंजम्पशन एज अ स्पेस आप कैसे देख रहे हैं देवर्ष? कंजम्पशन में हम कॉशियस थे काफी 2-3 साल से। मुझे लग रहा है कि अब दो तरह से, एक तो स्टॉक्स में काफी टाइम से बढ़त नहीं आई है तो वैल्यूएशन थोड़े अट्रैक्टिव हो रहे हैं, और जो जैसे हमने बताया कि इनकम टैक्स में जो छूट मिली है, जीएसटी में छूट मिली है, उससे आगे जाके वॉल्यूम ग्रोथ मिलेगा। अभी तक प्राइसिंग के ग्रोथ में या तो ग्रामेज में कम करके अपनी मार्जिन को बचा रहे थे कंज्यूमर कंपनीज, पर मुझे लगता है कि अब आगे जाके थोड़ा वॉल्यूम ग्रोथ मिलेगा और उसके बेसिस पे उनकी अर्निंग्स बढ़ेगी। जो दूसरे सेक्टर्स की बात की, वहां पे मैं बात करना चाहूंगा थोड़ा कि आईटी पे जो अभी तक हमारा कॉशियस व्यू था, वहां पे भी हमें लग रहा है कि स्टॉक्स में वैल्यूएशन की दृष्टि से अभी बॉटम आउट हो रहे हैं। और जो सेक्टर में फंडामेंटली हमें कॉशियस रहना है, वो भी अभी अगर हम डिस्कस करें तो मुझे लगता है एक हॉस्पिटल एक स्पेस है कि वहां पे निवेशकों को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। फैंटास्टिक नंबर आए थे, रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी थी, मार्जिन में एक्सपेंशन हुई थी, पर अब मैं देख रहा हूँ कि सारी मोस्ट ऑफ दी हॉस्पिटल कंपनीज वहां पे उनकी बेड कैपेसिटी को बढ़ा रही है। 40%, 80% तक की ग्रेजुअल कैपेसिटी में एक्सपेंशन आएगा, तो आगे जाके यहाँ कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत बढ़ने वाली है और स्टॉक्स में काफी अच्छा रन आ चुका है। वैल्यूएशन अभी मुझे थोड़े महंगे लग रहे हैं। आगे के 2 साल 3 साल के ईवी/EBITDA को ऑलरेडी हमने डिस्काउंट कर दिया, ऐसा हमें लगता है। तो जो निवेशकों ने पहले हॉस्पिटल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, जो इन्वेस्टेड है, वहां पे हमारी राय है कि थोड़ा वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और केमिकल्स ऐसे स्पेस है या तो फार्मास्यूटिकल्स ऐसे स्पेस है, वहां पे वो पोर्टफोलियो में थोड़ा डाइवर्ट करें तो वहां पे आगे जाके रिटर्न अच्छे मिलने की संभावना है। सही कहा आपने। केमिकल फार्मा में देखिए और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी अपोलो हॉस्पिटल्स में करें। कंजम्पशन स्पेस पे भी देवर्ष सर के अहम व्यूज़ भी आ रहे हैं फंडामेंटली। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते। ब्रेक के उस पार टेक्निकल कॉल्स और अगले हफ्ते की तैयारी और मार्केट क्लोजिंग, तीनों पे हमारी नज़र रहेगी।
क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। और बाजार देखें तो थोड़ी गिरावट ज़रूर है, मुनाफा वसूली आ रही है और रिकवरी की अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऑलमोस्ट फ्लैटिश है। लेकिन 25,300 के ऊपर जो है आप कह सकते हैं कि अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। और निफ्टी बैंक पे भी ये कहानी जो है यही चल रही है, जहाँ पे हम देखें कि ओवरऑल जो है मोमेंटम जो है लोअर साइड में ही है। फिट एफसी के जो रीजिंग है उसका पूरा इम्पैक्ट आपको देखने मिल रहा है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक लीजिए या स्विगी, हुंडई, ये सारे स्टॉक्स में जो है आपको एडजस्टमेंट्स देखने मिल रही है, इसलिए वॉलेटिलिटी बहुत है। ये सारे चीज़ इफ़ेक्टिव हो जाने वाले हैं 22 सितंबर से, और 22 सितंबर का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जीएसटी रेट कट्स में जो है इम्पैक्ट आपको देखने लगेंगे, और इंटरेस्टिंगली हमारा फेस्टिव सीज़न भी स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत सारे अहम ट्रिगर्स है जिस पे हमारी नज़र रहेगी। लेकिन जाते जाते राजेश जी, आपसे एक टेक्निकल पिक में लेना चाहता हूँ, और कोई भी सेक्टर हो सकता है, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, एग्नोस्टिक कॉल दीजिए जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा लग रहा है। राजेश जी ज़रा देखें, कुछ इंटरेस्टिंग है आपके पास अभी? आई थिंक शरद जी, यहाँ पे सुजलॉन पे फोकस किया जा सकता है। ये स्टॉक में देखें तो एक अच्छा मूव बनते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके के टारगेट यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बने सुजलॉन में और डेरिवेटिव डेटा भी देखे तो यहाँ पे एक लॉन्ग बिल्टअप के साइन बनते हुए दिख रहे हैं। तो सुजलॉन पे बाय करने की सलाह है, और हमें लगता है इसमें नेक्स्ट वीक एक अच्छा मूव बनते हुए दिख सकता है। स्टॉक में एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन बना है, 3 वीक के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। 65 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकती है। डाउन साइड में 58 के आसपास स्टॉप लॉस रखना होगा। लॉस रखे सुजलॉन एनर्जी, देखिए डेज हाई पे भी आ गया है, लगभग 3% ऊपर है, 60 के ऊपर आ गया है। और ये बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के बाद 1 मंथ बेसिस 3 मंथ पे एकदम फ्लैटिश था। लेकिन देखिए आज जो है 4-5 दिन से अच्छी बाइंग आ रही है, और आज एक अच्छी अपमूव देखने मिली है। स्टॉक लगभग 3% ऊपर है सुजलॉन एनर्जी। तो यहाँ पे देखें तो आने वाले दिनों में बड़े ऑर्डर्स की भी अनाउंसमेंट्स आ सकती है, जहाँ तक हमारा बातचीत हो रहा है इंडस्ट्री में। लेकिन देखते हैं अनाउंसमेंट्स कब आती हैं, पर इस पे जो है नज़र रखिएगा, कॉर्पोरेट एक्शन आ सकता है सुजलॉन एनर्जी में। अब एक्शन जो है पूरे हफ्ते की अगर हम बात करें तो अब टूवर्ड्स द क्लोजिंग चलते हैं, और आज देखिए सिर्फ दिन का ही क्लोजिंग नहीं है, हफ्ते का भी क्लोजिंग है, और 2 हफ्ते से जो अच्छी अपमूव आ रही है यहाँ पे आज भी हमें देखने मिल रही है। और इंडिया विक्स की भी अगर बात कर लेते हैं जाते जाते, तो वो 10 के नीचे आया हुआ है, यानी कि ऑप्शन स्पेस पे तो ज़्यादा ट्रेड्स नहीं हो रहे हैं। निफ्टी लूजर्स की बात करें तो आईटी स्पेस में जो है सेलिंग ज़्यादा देखने मिल रहा है। स्टॉक्स जैसे कि HCL टेक में जो है गिरावट आई है। ICICI बैंक अभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे निफ्टी की बैंक रैली में। कंजम्पशन स्पेस से M&M, टाइटन और ट्रेंट यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। तो ये आंकड़े पे जो है हमारी जो है नज़र ज़रूर रहने वाली है। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो हेल्दी है बाजार के लिए, कूल ऑफ हो रहा है, कंसोलिडेशन देखने मिल रही है। रिलायंस का भी सपोर्ट उतना कुछ खास आया नहीं है, बाजार लाल निशान में है। निफ्टी लगभग 80 पॉइंट्स की गिरावट आई है। निफ्टी बैंक के थोड़ी सेलिंग लास्ट मोमेंट्स में ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन इवन स्टीवेंस है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 1:1 पे जो है आप कहेंगे इवन स्टीवेंस है। इन्फोसिस आप कह सकते हैं आईटी स्पेस में जो एक अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, और हरे निशान में एक्सपेक्टेड है कि क्लोज करे। बट नेट हम कहेंगे कि सेक्टर्स की बात करें तो FMCG स्पेस में जो है बिकवाली देखने मिल रही है। इस हफ्ते जो स्टार्स रहे हैं, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव वाले स्टॉक स्टार रहे हैं। निफ्टी PSU इंडेक्स बैंक जो है 5% रिटर्न्स दिए गए हैं, उसको फॉलोड बाय निफ्टी रियल्टी और एनर्जी खेमे पे भी अच्छी बाइंग आई है। वोडाफोन आइडिया आज अच्छा परफॉर्म किया है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग है टल गई है, लेकिन गवर्नमेंट को जो है पॉजिटिव अनाउंसमेंट की एक्सपेक्टेशंस है। और वही अदानी ग्रुप जो है आज फ्लेवर ऑफ द डे था। सारे ही अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी आई, जिस तरह क्लीन चिट सेबी ने दिया हिंडनबर्ग के मामले में। तो आज बाजार के ओवरऑल जो है न्यूज़ स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक अप मूव्स देखने मिले हैं। स्टॉक अनाउंसमेंट स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लोज बहुत ही छोटे दायरे में फंसे हुए हैं। आईटी में थोड़ी सेलिंग आई, FMCG में थोड़ी सेलिंग आई, लेकिन ओवरऑल ये हफ्ता बहुत अच्छा था, और सारे ही सेक्टर्स सिवाय मेटल्स और FMCG को छोड़ दे तो हरे निशान में बंद हुए हैं। तो बाजार का जो है ट्रेंड पॉजिटिव है, थोड़ी सी कंसोलिडेशन है जो हेल्दी है। तो ओवरऑल कहेंगे कि बाजार का जो चाल है वो डिसेंट रहा है, और आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई है, और कुछ बड़े ट्रिगर्स ओवर द वीकेंड नहीं है, तो रोल ओवर्स भी कैरी फॉरवर्ड हो रहे, डेटा बता रहा है। लेकिन चलिए शो को हम अब समाप्त करते हैं। राजेश जी, देवश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय निकाला और अहम व्यूज़ और कॉल्स बताए, ट्रेडिंग की बात हो या इन्वेस्टमेंट की, तो उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। तो आज क्लोजिंग कॉल्स में बस इतना ही रहेगा। मुझे जो है आज्ञा दें, और आप हमारे साथ जुड़े रहें।